बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल पेशावर रोड रावलपिंडी से। मजमून है मेरा उर्दू, जो कि मैं 8वीं और 9वीं जमात के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। आज मैं उनके लिए लेकर आई हूँ उर्दू ग्रामर। इसमें जो सबसे पहले हम टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है ख़त। ख़त के बारे में हम जानेंगे। ख़त के बारे में थोड़ा सा मैंने जब आपको टेक्स्ट बुक में से काम करवाया था तो ख़त के बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताई थी कि ख़त खतूत नवीसी किसे कहते हैं। वो तहरीर जो ख़त या रुक्के की सूरत में किसी दूसरे को लिखी जाए इसे ख़त कहते हैं या मकतूब कहते हैं। और कातिब कौन होता है? ख़त, तहरीर या मकतूब लिखने वाला कातिब कहलाता है। और मकतूब अलह वो होता है जिसकी तरफ ख़त लिखा जाए। खतूत की कितनी अक़साम होती हैं ये भी मैंने आपको बताया था। खानगी या निजी खतूत यानी रस्मी और गैर रस्मी खतूत। वो खतूत जो अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों, असातिज़ा, शागिर्दों और अजनबियों को लिखे जाते हैं वो खानगी या निजी खतूत कहलाते हैं। और कारोबारी खतूत वो खतूत जो कारोबारी लोग, एक कारखानादार, दुकानदार, फैक्ट्री, मिलों या होटलों वाले अपने कारोबारी मकासद के लिए लिखते हैं। जब फर्म और एजेंट एक दूसरे को लिखते हैं वो कारोबारी खतूत कहलाते हैं। और सरकारी खतूत कौन से होते हैं? वो खतूत जो मुलाजिम अपने दफ्तर या एक दफ्तर किसी दूसरे दफ्तर या महकमे को लिखते हैं, या लोग हुकूमत के किसी इदारे को लिखते हैं, या अकाम अपनी आवाम या दूसरे अकाम को लिखते हैं। ये खतूत सरकारी खतूत कहलाते हैं। ये आपके सामने है खत का पैटर्न। मैंने इसका एक उन्वान दिया है कि दोस्त के नाम खत। इम्तिहान की कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए आपने बाएं तरफ से अपना खत शुरू करना है, जिसमें सबसे पहले लिखना है राइट साइड से आज कमरा इम्तिहान। यहाँ पे डेट मेंशन की है, लेकिन डेट आपने उस दिन की लिखनी है जिस दिन को आपका पेपर हो रहा होगा, और आपने उसी डे को मेंशन करना है और उसी डेट को भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद सेंटर में आके लिखना है प्यारे दोस्त, और फिर स्टार्टिंग लेनी है अस्सलाम वालेकुम। दरमियान वाली पे आप वो तमाम मवाद डालेंगे जो कि आपने अपने दोस्त को बताना है, या जिस बारे में आपको टॉपिक मिला हो उस टॉपिक पे आपने अपना सारी तहरीर लिखनी है। सबसे एंड पे फिर आप लिखेंगे आपकी दोस्त या आपका दोस्त, और नाम नीचे मेंशन नहीं करना, उसकी जगह आपने अलिफ बे जीम लिख देना है। यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन किया है कि आपके ग्रामर में से खतूत आ रहे हैं 1 से लेकर 31 तक, और इससे नीचे मैंने सफ़ात भी मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए हैं 147 से लेकर 163 तक। ये तमाम खतूत आपके सिलेबस में शामिल हैं। आते हैं पहले खत की जानिब, जो कि है वालिद के नाम जवाबी खत रकम के लिए। इसमें मैंने शुरू किया है राइट साइड से आपने लिखना है आज कमरा इम्तिहान, अलिफ बे जीम, और डेट मैंने तारीख डाल के आगे लाइन डाल दी है, क्योंकि ये डेट आपने वही मेंशन करनी है जिस दिन आपका पेपर हो रहा होगा। प्यारे बेटे सलामत रहो, तुम्हारा खत मिला। शानदार कामयाबी पर घर भर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। आपकी अम्मी और बहन भाई भी आपको मुबारकबाद देते हैं। हर कोई इस मौका पर आपको कोई ना कोई तोहफा देने के लिए तैयार बैठा है। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मुबलिग 2000 रुपए मनी ऑर्डर आपको उस्ताद मोहतरम की मार्फत अरसाल कर दिए गए हैं। प्यारे बेटे जी लगाकर पढ़ते जाएं। खुदा ने आपको बड़ा अच्छा जहन अता किया है। अगर आप मेरी नसीहत आमोज बातों को सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह हर कदम पर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपके बहन भाई और अम्मी आपको बहुत याद करते हैं। सभी आपसे मिलने पर बेताब हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। रब्बे जुल जलाल आपको अपनी अमान में रखे और ऐसी बेपनाह कामयाबियों से मजीद नवाजे, आमीन। दुआ गो। और नीचे नाम आपने मेंशन नहीं करना, अलिफ बे जीम लिख देना है, या इंग्लिश का आपका लेटर तो XYZ लिख देना है। ये था पहला पैटर्न पेपर आपके लिए। दूसरा मैंने आपके लिए लिखा है छोटे भाई को तालीम पर तवज्जो और बुरी सोबत से बचने का खत। उसी तरह आपने उसी पैटर्न को देखकर चलना है। आज कमरा इम्तिहान, अलिफ बे जीम, और तारीख की जगह आपने छोड़ देनी है। जो पेपर वाले दिन की डेट होगी वही आपने यहाँ पे डालनी है। आप छोटे भाई को खत लिख रहे हैं तो यहाँ आप लिखेंगे प्यारे भैया सलाम, मुझे आज ही आपके दोस्त से मालूम हुआ है कि आप स्कूल बाकायदगी से नहीं जाते और समाई इम्तिहान में फेल हो गए हैं। किस कदर बुरी बात है। मुझे इस इत्तला से जिस कदर सदमा हुआ है उसका अंदाजा शायद आप ना लगा सकें। मेरे भाई, इल्म एक ऐसी दौलत है जिससे न सिर्फ फर्द बल्कि कौमें अरूज पाती हैं। इल्म जिंदगी भर काम आता है। आपके पढ़ने की यही उम्र है। अगर इस वक्त कुछ ना किया तो आप सारी उम्र पछताएंगे। खुदा के लिए बुरी सोबत को छोड़ दें, बाकायदगी से स्कूल जाया करें और जी लगाकर पढ़ें। इतनी मेहनत करें जितनी आपको वजीफा हासिल करने के लिए करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर तवज्जो देंगे और मेहनत करके मैट्रिक में भी वजीफा हासिल करेंगे। जैसा कि आपको इल्म है कि कॉलेज में सिर्फ उन तलबा को दाखिला मिलता है जो 70% से ऊपर नंबर लेकर कामयाब होते हैं। अब इसी से अंदाजा कर लें कि आज के दौर में तालीमी मुकाबला किस कदर सख्त है। उम्मीद है आप खूब मेहनत करेंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। दादी जान, अब्बू जान और अम्मी जान की तरफ से सलाम और दुआएं।
दुआओं के साथ आपका भाई या आपकी बहन, और नीचे नाम की जगह आपने अलिफ बे जीम ही डाल देना है। तीसरा खत आपके लिए कर रही हूँ, वालिद साहब के नाम वालिदा साहबा की बीमारी का खत। उसी तरह स्टार्टिंग लेनी है आपने, आज कमरा इम्तिहान, अलिफ बे जीम और तारीख लिखनी है। प्यारे बाबा जान, अस्सलामु अलैकुम। आप जब से गए हैं अपनी खैरियत की इत्तला नहीं दी। हम सब फिक्रमंद हैं। अम्मी जान की तबीयत पिछले हफ्ते से नासाज है, बुखार और खांसी की शिकायत है। अगरचे डॉक्टर साहब रोजाना देखते हैं लेकिन खास अफाका नहीं हुआ। आज अम्मी जान कुछ घबरा गईं और आपको इत्तला देने के लिए कहा, वरना मामूली तकलीफ में तो वो किसी को एहसास भी नहीं होने देती। आप खत पढ़ते ही फौरन तशरीफ ले आए, हम सब आपके मुंतजिर रहेंगे। सब अहले खाना की जानब से आपको बहुत बहुत सलाम, आपका फर्माबरदार बेटा अलिफ बे जी। ये थे खतूत। आते हैं रोदात की तरफ। रोदात कहते हैं किसी वाक़ये को बयान करना, किसी कहानी को अपने अल्फाज में बयान करना रोदात कहलाता है। आज जो पहली हम रोदात पढ़ेंगे वो है आतिश जदगी का एक वाक़या। हंसते बसते घर और खुशी से चमकते चेहरे सबके दिल को भाते हैं। इंसान का जी चाहता है कि वो खुशियां दूसरों की झोली में डाल दे, मगर कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब दुख से सबका दिल अफसुर्दा हो जाता है। सैलाब, जलजला, हादसात जैसे वाकयात इंसान को अफसुर्दा कर देते हैं। सबसे पहला आया शोर-ओ-गुल। इसमें इसका पहला पॉइंट है, एक रात मैं सोने के लिए छत पर गया, बिजली गई हुई थी, आधी रात का वक्त था, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था, सिर्फ चौकीदार जागा हुआ था। अभी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, मैं बार बार पहलू बदल रहा था कि आग आग का शोर बुलंद हुआ। दूर से आग के शोले बुलंदियों को छूते नजर आ रहे थे। मैं भी मदद के लिए भागा। दूसरा पॉइंट है इस रोदात का, अफरा तफरी का आलम। मोहल्ले के लोग परेशानी से घरों से बाहर निकल आए, सब लोग शोर की तरफ भागे, मैं भी लोगों के पीछे भागा। एक गोदाम से शोले बुलंद हो रहे थे और साया और स्याह धुएं के बादल आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। गोदाम के मालिक लोगों को अपनी मदद के लिए बुला रहा था। लोग जल्दी जल्दी आग पर मिट्टी और पानी फेंक रहे थे। कुछ लोग हिम्मत करके गोदाम में घुस गए और सामान उठाकर बाहर फेंकने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का समा था। तीसरा इस रुदात का पॉइंट है क़यामत का समा। आग की तपश और धुएं से हर तरफ क़यामत का समा था। ये गोदाम रबड़ की मसनूआत से भरा हुआ था। रबड़ के जलने की बदबू नाक में घुस रही थी। खतरा था कि आग फैलकर दूसरे गोदामों को अपनी लपेट में न ले ले और बस से बाहर हो जाए। करीब ही रिहायशी इमारतें भी थीं, हर तरफ क़यामत बरपा थी। बेकाबू आग। आग पर मिट्टी और पानी डालने से कुछ असर न हुआ। मोहल्ले के लोग घरों से बाहर भाग रहे थे। गोदाम का बेशतर हिस्सा जल चुका था और आग उसकी छत तक जा पहुंची थी। धुआं बढ़ता ही जा रहा था। फायर ब्रिगेड की आमद। आखिरकार एक बंदे को होश आया, उसने फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ियों के सायरन की आवाजें गूंजने लगी। सबकी जान में जान आ गई। उन्होंने आते ही नल खोल दिए। लगता था कि अब आग पर काबू पा लिया जाएगा। बिजली की सप्लाई की मुअत्तली। मैंने वापटा ऑफिस में फोन कर दिया तो बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। करीब ही खंभों पर बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। अंदेशा था कि कहीं आग उन तक न पहुंचकर नुकसान का मजीद बायस न बने। नुकसान का अंदाजा लाखों रुपए के लगभग था, मगर खुदा का शुक्र जानी नुकसान नहीं हुआ। ये थी पहली रोदात जिसमें था आतिश जदगी का वाकया। दूसरी रोदात है एक नाकाबिले फरामोश वाकया, कि ऐसा वाकया जिसे भुलाया ना जा सके, यानी एक हादसा। हयात इंसानी हवादिस, तजर्बात और मुशाहिदात का एक सिलसिला है। हर कदम पर उसे एक नसीहत और इबरत मिलती है। जिंदगी के बहुत से वाकयात खुशगवार और मुसरत से लबरेज होते हैं, मगर कुछ वाकयात अपने अंदर तलखियां समोए हुए होते हैं। यही वाकयात व हादसात नाकाबिले फरामोश होते हैं। पहला पॉइंट है इसका हैरत अंगेज वाकया। मैं जो वाकया बयान करने वाला हूँ वो मेरी जिंदगी में इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये वाकया अगरचे मामूली महसूस होता है, मगर इसने मेरी तबाह और तर्ज जिंदगी पर देर पा असरार मुरतब किए हैं। मुझे जब भी ये वाकया याद आता है, दिलो दिमाग पर सदमे की कैफियत तारी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है इस रुदात का, सैर का प्रोग्राम। मैं 8वीं जमात के तालिब इल्म था। हमारे इम्तिहानात मार्च के पहले हफ्ते में ख़त्म हो गए। हम 4 दोस्तों ने इन छुट्टियों में सैर सपाटे का प्रोग्राम बनाया। हम चारों दोस्त काफ़ी देर तक इस बहस में उलझे रहे कि सैर के लिए कहाँ जाएं, और बहस व मुबासे के बाद हमने मंगला डैम की सैर करने का इरादा कर लिया। मंगला डैम की सैर। सब ने मंगला डैम जाने पर खुशी का इजहार किया। सबके चेहरे मुसर्रत से जगमगा उठे। मैंने अपने चचा कर्नल मसूद साहब को फ़ोन पर ही दोस्तों के प्रोग्राम से आगाह कर दिया। वैसे भी वो काफ़ी अरसे से ये चाहते थे कि मैं उनके यहाँ आऊँ। चचा जान ने बड़ी खुशी से हमारे प्रोग्राम पर आमादगी जाहिर कर दी और हम चारों दोस्त फ्लाइंग कोच में सवार होकर मंगला डैम की तरफ रवाना हो गए। कोच के मंगला पहुंचने से कबल ही चचा जान हमें लेने के लिए मौजूद थे। उन्होंने इंतहाई खुशदिली से हमारा इस्तकबाल किया और दूर से मंगला डैम दिखाया।
जो साफ शफाफ पानी से भरा हुआ था। अगला पॉइंट है इसका मंगला आमद। हम चचे जान की गाड़ी में बैठकर घर पहुंचे, गर्मा गर्म चाय पी, जिससे हमारी सारी थकन दूर हो गई। हम मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलकर चचे जान की तरफ देखने लगे। वो हमारे इरादे भांप गए और उन्होंने ड्राइवर को आवाज दी। ड्राइवर आया और चचे जान ने हमें सैर के लिए भेज दिया। रात के खाने पर चचे जान ने अगले दिन का प्रोग्राम बताया। उसमें डैम के तमाम इलाकों की सैर और कश्ती में सैर करने का प्रोग्राम भी शामिल था। इसके अलावा मछली के शिकार की इजाजत से हम बहुत खुश हुए। रात मुख्तलिफ ख्वाब देखते बीत गई। सुबह रोशन हुई तो सब नहा धोकर सैर के लिए तैयार हो गए। अगला पॉइंट है इसका आगाज सैर। सुबह नाश्ते के बाद हम प्रोग्राम के मुताबिक मंगला डैम की सैर के लिए चल दिए। डैम देखकर हम इंसानी अक्ल की दाद दिए बगैर ना रह सके। पाकिस्तान के इस अजीम तरक्याती मंसूबे की बदौलत हासिल होने वाली खुशहाली का अंदाजा कर रहे थे कि किस कदर अजीम आबी, बरकी और जरी मंसूबा है। अगला पॉइंट है इसका कश्ती की सैर। हम चारों दोस्त बहुत खुश थे। चलते चलते हम वहां पहुंचे जहां कश्तियां मौजूद थी। हम एक कश्ती में सवार हुए और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी पर चलती हुई किनारे से दूर होने लगी। मलाह बता रहा था कि अक्सर लोग जब यहाँ आते हैं तो इस झील में कश्ती रानी जरूर करते हैं। तायर और कमरान ने चप्पू मलाह के हाथ से लेकर खुद ही कश्ती चलाना शुरू कर दी। कश्ती की रफ्तार में तेजी आ गई और हम दूर निकल गए। अगला पॉइंट है इसका क्यामत का मंजर। मलाह खुद एक जानिब बैठकर सिगरेट के कश लगाने लगा। अचानक कश्ती ने हिचकोले खाए और उलट गई। ये बात इस कदर अचानक हुई कि किसी को भी संभलने का मौका न मिला। मलाह ने फौरी तौर पर मुझे पकड़ लिया और किनारे पर लाकर लिटा दिया। हमारा ड्राइवर जो मंजर देख रहा था उसने शोर मचाया और कुछ लोग झील के करीब पहुंचे तो ड्राइवर और मलाह झील में कूद चुके थे। उन्होंने तायर और कामरान को पकड़कर बाहर निकाला, मगर हमारा चौथा साथी असलम नजर नहीं आ रहा था। इस अरसा में चचे जान भी पहुंच चुके थे। उन्होंने फौरन फौजी गोताखोरों को बुलाया। ये गोताखोर हमारे साथी असलम को बेहोशी की हालत में कंधों पर डाले किनारे तक लाने में कामयाब हो गए। अगला पॉइंट है अचानक खुशी। अचानक असलम बेहोशी से निकला और जोर से पुकार उठा, अरे भाई मैं तो जिंदा हूँ। हमारे सबके चेहरे उसे देखकर धमक उठे और उससे बगलगीर हो गए। चचा जान ने उसे सहलाते हुए पूछा कि तुम आखिर थे कहाँ? असलम ने बताया कि मैं अच्छा खासा तैराक हूँ और पानी के अंदर ही अंदर तैराकी करता हुआ गोताखोरों के हाथ लग गया, लेकिन बेबस हो चुका था। मैंने पहले देख लिया था कि मेरे तीनों साथी बच गए हैं। यूं हम चारों दोस्त खुदा के फजल से बच गए और घर आ गए। साबित हुआ कि बगैर तैराकी के पानी के अंदर हरगिज नहीं जाना चाहिए। ये खुशी और गम के इम्तिजाज का ऐसा वाकया है जो आज तक मैं नहीं भूल सका। मेरे तमाम दोस्तों ने अहद किया कि अब तैराकी सीख कर ही पानी में उतरेंगे। ये थी रोदाद। रोदाद का मतलब होता है अपने ऊपर बीतने वाली कहानी को अपने अल्फाज में बयान करना। नेक्स्ट जो आपको मैं इस ग्रामर में समझा रही हूँ वो है मुकालमा। मुकालमे का मतलब होता है आपस की बातचीत, गुफ्तगू करना, गुफ्तगू करने का अंदाज जिससे हम अपनी बात दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकें। दो दोस्तों के दरमियान भी मुकालमा हो सकता है, गाहक और दुकानदार के दरमियान भी मुकालमा हो सकता है। और मुकालमा किसे कहते हैं? मुकालमे को अंग्रेजी जुबान में डायलॉग कहते हैं। ये जबानदानी की एक नहायत अहम और दिलचस्प सनफ है। मुकालमे के लुग़वी माना है हम कलाम होना। मुकालमा दो आदमियों के आपस में किसी मौजू पर गुफ्तगू या बातचीत करने का नाम है। बाज़ औक़ात मुकालमे में दो से ज्यादा अफराद भी शामिल होते हैं, लेकिन हर शख्स अपनी अपनी बारी पर दूसरे फर्द से बातचीत करता है और सवाल का जवाब अपनी बारी पर देता है। पहला मुकालमा जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा पाबंदी वक्त पर, यानी वक्त की पाबंदी करना किस कदर लाजिम है उस पर मैंने आपके लिए एक मुकालमा लिखा है। ये उस्ताद नदीम, आप कई रोज से मुसलसल देर से आ रहे हैं, आखिर क्यों? शागिर्द, जनाब मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा वक्त पर आऊंगा इंशाल्लाह। उस्ताद, बेटा घबराएं नहीं, मुझे वजह बताइए कि आपको हर रोज आखिर देर क्यों हो जाती है? शागिर्द, जनाब मैं सुबह उठ के फौरन बाद तैयार होकर स्कूल की तरफ रवाना हो जाता हूँ, फिर भी देर हो जाती है। उस्ताद, आप सुबह कितने बजे उठते हैं और उठकर क्या करते हैं? शागिर्द, जनाब सुबह 7 बजे बेदार होता हूँ और नाश्ता करके स्कूल आ जाता हूँ। उस्ताद, आप बहुत देर से उठते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि स्कूल 8 बजे शुरू होता है। जो बच्चा 7 बजे सो कर उठता है वो कैसे वक्त पर स्कूल आ सकता है, जबकि आपका घर यहाँ से काफी फासले पर है। शागिर्द, जनाब मैं अब जल्द उठने की कोशिश करूंगा, आज मुझे माफ फरमाएं। उस्ताद, इसका मतलब ये है कि आप नमाज भी अदा नहीं करते, जबकि नमाज अदा करना निहायत जरूरी है। नमाज पढ़ने वाले कभी देर से स्कूल नहीं पहुंचते क्योंकि वो वक्त पर बेदार होते हैं। शागिर्द,
जनाब, अब मैं सुबह अजान के वक्त उठूंगा और नमाज अदा किया करूंगा, आप मुझे माफ फरमाया करें। उस्ताद, बहुत खूब, अगर आप सहर खेजी को अपनी आदत बना लें, नमाज अदा करें, सैर को जाएं, वापस आकर नहाएं और फिर नाश्ता करें, फिर बैग लेकर स्कूल आएं तो भी वक्त से पहले स्कूल पहुंच सकते हैं। शागिर्द, जी इंशाअल्लाह, अब मैं आपकी नसीहत पर अमल करूंगा और आइंदा वक्त पर बेदार हुआ करूंगा। उस्ताद, शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, जाओ बैठ जाओ, आइंदा हरगिज ऐसा ना हो। शागिर्द, जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये था पहला मुकालमा पाबंदी वक्त पर। दूसरा मुकालमा जो मैंने आपके लिए लिखा है वो है सिगरेट पीने के बुरे असरात पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा। पहला दोस्त है अली। आइए उमर, कैसे आना हुआ, आज रास्ता कैसे भूल गए? उमर, भाई आज दफ्तर से छुट्टी थी, मैंने सोचा आपसे मिल लूं। अली, शुक्रिया आपका जो आपने जहमत फरमाई, बहुत नवाजिश है। उमर, यार जरा माचिस तो देना। अली, माचिस वो किस लिए? उमर, मुझे जरा सिगरेट सुलगाना है। अली, उमर आप सिगरेट पीते हैं, आपको इल्म नहीं ये किस कदर नुकसानदेह है। तंबाकू नोशी इंतहाई गंदी और बुरी आदत है, इससे तो इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है और बेसुकून होकर रह जाता है। उमर, नुकसान का तो मुझे भी इल्म है, अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि सिगरेट पीने से तबीयत बहल जाती है। अली, सिगरेट एक जहर है जो इंसान को तपेदिक और सरतान जैसे मूजी अमराज में मुब्तला कर देता है। उमर, वाकई? ओ खुदाया, सिगरेट किस कदर मोहलिक अमराज में मुब्तला करता है, यार बताओ और क्या होता है? अली, आजकल तो मगरबी ममालिक भी सिगरेट पीने की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि इससे जिस्म का गोश्त जल जाता है और खून भी, पूरा माहौल धुएं से परांगदा हो जाता है और आलूदगी फैलती है। उमर, अच्छा तो और क्या नुकसान होता है? यार आपने तो मुझे डरा ही दिया है, बताओ तो सही फिर क्या होता है? अली, हम जिस पाक मजहब के पैरू हैं उसने पाकिज़गी का दर्स दिया है और ऐसी नशा आवर चीजों की सख्ती से मजम्मत की है, बल्कि बदबूदार मुंह से तो हम नमाज भी अदा नहीं कर सकते, इसीलिए तो नशा हराम है। उमर, इसका मतलब हुआ बतौर मुसलमान भी हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये तो वाकई आदत बद है। अली, जब बच्चा सिगरेट की आदत में गिरफ्तार होता है तो अपने माँ बाप से छुप कर करता है, अगर वाकई ये अच्छी चीज है तो छुप कर क्यों की जाती है? एक वक्त आता है सिगरेट नोशी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। उमर, अली, आज मैंने ये अहद कर लिया है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। अली, प्यारे दोस्त, आपने मुझे गंदी आदत से बचा लिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे, आमीन। ये था दूसरा मुकालमा, नशे के असरात के बारे में इन्होंने बताया, बुरे असरात के बारे में। अब आते हैं ग्रामर में सर्फ और नहव की जानिब। कवायद जबान, कवायद अरबी जबान का लफ्ज है यानी तरीका या दस्तूर। ग्रामर अंग्रेजी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सर्फ और नहव, यानी कवायद जबान हर जबान के लिए कुछ असूल कवानीन होते हैं जिनसे इस बात को दुरुस्त तरीके से सीखा और समझा जा सकता है, इन्हें ग्रामर या कवायद कहते हैं। सर्फ, लुगत में सर्फ फेर को कहते हैं, लेकिन कवायद की रोह से सर्फ ऐसे इल्म को कहते हैं जिसमें अल्फाज के तगय्युर तबद्दुल का जिक्र होता है और उनसे मुख्तलिफ कलमात बनाने पर बहस की जाती है ताकि कलमों और लफ्जों की पहचान मालूम हो सके। इसका मौजू लफ्ज है, यानी ये लफ्ज वाहिद है या जमा, इसम है या फेल। नहू, वो इल्म जिससे अज्जाए कलाम को तरतीब देने और उन्हें अलग अलग करने का तरीका मालूम होता है, इससे मुख्तलिफ कलमों के बाहमी रब्तो ताल्लुक का पता चलता है। दो या दो से ज्यादा कलमात को इस अंदाज से तरतीब दिया जाए कि ये अल्फाज एक मुफीद जुमला बन जाएं। नहू में मुरक्कब जुमलों इबारतों का जिक्र होता है। हर्फ, कायदे के इब्तदाई हरूफ तर्जी अलिफ पे ते जीम दाल ये और बड़ी ये वगैरह सब हरूफ हैं। लफ्ज किसे कहते हैं? इंसान जो कुछ भी अपनी जबान से बोलता है या वो बामानी अल्फाज जो जबान से अदा किए जाते हैं उसे लफ्ज कहते हैं। या चंद हरूफ को खास तरतीब से लिखा जाए या मुख्तलिफ हरूफ को खास तरतीब से मिलाकर पढ़ा जाए तो लफ्ज बनता है। या वो मुरक्कब आवाज जो कई आवाजों से मिलकर नए लफ्ज बने लफ्ज कहलाता है। लफ्ज कवायद की पहली कड़ी है। जुमला किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा बतरतीब अल्फाज मिलाने से जुमला बनता है, या अल्फाज का ऐसा तरतीबवार मजमुआ जिससे खास मफहूम या मतलब समझ आ जाए जुमला कहलाता है। जैसे इल्म बड़ी दौलत है, ये एक मुकम्मल जुमला है। आगे जो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी वो है लफ्ज की अकसाम। लफ्ज की दो अकसाम है। कलमा, उसमें पहली उसकी किस्म है कलमा, वो लफ्ज जिसके कुछ ना कुछ मानी हो यानी बामानी लफ्ज कलमा कहलाता है, इसको लफ्ज मौजू भी कहते हैं, यानी किसी चीज का अगर कोई मानी हो तो वो कलमा कहलाएगा। और मुहमल किसे कहते हैं? वो लफ्ज जिसके कुछ मानी ना हो या बेमानी लफ्ज को मुहमल कहते हैं, जैसे खाना वाना, पानी वानी, दाना दुमका, गप शप, सचमुच। इनमें खाना, पानी, दाना, गप और सच ये तो कलमा है,
کیونکہ ان ورڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ معنی ہے. یہ کلمے میں آتے ہیں، جبکہ وانا، وانی، دمکا، شب اور مجھ یہ مومل ہیں کیونکہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے. دوسری ڈیفینیشن ہے اسم کی اقسام. اس میں اس کی پہلی قسم ہے اسم ذات. وہ اسم جسے کسی چیز کی حقیقت یا وجود یا حیثیت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی اور پہچانی جائے یا ممتاز کرے اور الگ کرے، مثلا انسان، آگ، پانی، شیر، کتاب، چڑیا، بچہ، مکان، گھر، باغ وغیرہ. یہ اسم ذات کہلاتے ہیں. اور اسم صفت کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی دوسری قسم ہے. وہ اسم ہے جسے چیز یا فرد کی اچھائی، برائی، خوبی، خامی، صفت یا کیفیت ظاہر ہو، جیسے نیک لڑکا، برا آدمی، سیاہ بلی، سفید گھوڑا، کھلا میدان، اچھا بچہ، صاف لڑکی. اس میں نیک، بڑا، سیاہ، سفید، کھلا، اچھا اور صاف اسم صفت ہے. یعنی کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنا اسم صفت کہلاتا ہے. اس کے بعد تیسری جو ڈیفینیشن ہے وہ اسم کی اقسام بلحاظ معنی یا بلحاظ استعمال. استعمال اور معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں. اب ہم اس کی مزید ڈیفینیشنز کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں پہلی اس کی ڈیفینیشن آتی ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم خاص کو. میں نے بریکٹ میں آپ کے لیے اس کو لکھا ہے اسم خاص. وہ اسم ہے جو خاص فرد، انسان، جانور، پرندے، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، جیسے راوی، راول ڈیم، مری، اسلم، پاکستان، ہنا، کراچی وغیرہ. اور اسم نکرہ بریکٹ میں نے لکھا ہے اسم عام. وہ اسم ہے جو عام مرد، جگہ یا چیز کے لیے، خاص مرد، فرد، جگہ یا چیز کے لیے نہ ہو بلکہ عام چیزوں، ناموں کے لیے بولا جائے، جیسے گھر، شہر، درخت، کتاب، مرد، عورت وغیرہ. اسم نکرہ کہلاتا ہے. آگے ہے فعل کی اقسام بلحاظ بناوٹ یا زمانہ. زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام: نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل حال، نمبر 3 فعل مستقبل. یہ تینوں فعل آپ نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. آج بھی میں ان کی ڈیفینیشنز آپ کو بتاؤں گی. اور مزید فعل کی کتنی اقسام ہیں اس میں چوتھی آتی ہے فعل مضارع، نمبر 5 فعل امر اور نمبر 6 فعل نہیں. فعل ماضی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر کرے، جیسے عبداللہ کھیلا تھا، صوبیہ پڑھتی تھی، وہ تو چلے گئے. یہ فعل ماضی کہلاتا ہے، یعنی گزشتہ زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا. فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر کرے، جیسے عبد الرحمن پریڈ کرتا ہے، علی گاڑی چلا رہا ہے، کون آیا ہے. تو یہ سارے فعل حال ہیں، کسی چیز کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے. فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر کرے، جیسے عمر، عثمان، ذیشان اور سلمان خوب پڑھیں گے، ہم جائیں گے. یعنی آنے والے وقت میں کسی چیز کے بارے میں بتانا فعل مستقبل کہلاتا ہے. اس میں فعل کی جو اگلی قسم ہے وہ فعل مضارع ہے. عربی اور فارسی میں وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں. حال موجودہ زمانہ اور مستقبل گزرا ہوا زمانہ، تو وہ فعل مضارع کہلاتا ہے، جیسے وہ لکھیں، وہ پڑھیں، وہ جائیں، وہ آئیں وغیرہ. اردو قواعد میں اصلاً فعل مضارع نہیں ہوتا. فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام کو کرنے سے روکا جائے، نام ہی سے ظاہر ہے، یا کسی کام کے نہ کرنے، نہ ہونے یا سہنے کا حکم معلوم ہو، جیسے گالی نہ دو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، شور مت کرو یا مت شور کرو وغیرہ. یعنی جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے وہ فعل نہیں کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے اس میں اجزائے جملہ، یعنی جملے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں. پہلا اس کا مسند، کسی شخص یا چیز کے باعث جو کچھ بتایا جائے قواعد کی بیان میں اس کو مسند کہتے ہیں، جیسے امجد پڑھتا ہے، پھول سرخ ہے، ان میں پڑھتا ہے، سرخ ہے، مسند ہے. مسند علیہ جس چیز یا شخص کی بات کو کہا جائے قواعد کی زبان میں اسے مسند علیہ کہتے ہیں، جیسے امجد پڑھتا ہے، پھول سرخ ہے، اس میں امجد اور پھول مسند علیہ ہیں. جملے کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ اس کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور اس کی آخر میں فعل ناقص آئے، جیسے حمید بڑا ذہین ہے، اس جملے میں حمید مسند علیہ، بڑا ذہین مسند اور ہے فعل ناقص ہے. جملہ اسمیہ کے اجزاء، اب یہ اسمیہ کے اجزاء ہیں آگے. اس کے اجزاء مندرجہ ذیل ہیں مبتدا، خبر اور فعل ناقص. مبتدا مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں، مثلا حمید بڑا ذہین ہے، اس میں حمید مبتدا ہے، یعنی اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. خبر کسے کہتے ہیں؟ مسند کو خبر کہتے ہیں، جیسے بڑا ذہین ہے خبر ہے. نوٹ: جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے مبتدا، پھر خبر اور آخر میں فعل ناقص آتا ہے. یعنی جب جملے کے اجزاء بنائیں گے تو اس میں تین چیزیں ہونی چاہیے:
जिसमें सबसे पहले मुब्तदा आता है, फिर खबर आती है और आखिर में फेल नाकिस आता है, तब जाके जुमला मुकम्मल होता है। फेल नाकिस किसे कहते हैं? फेल नाकिस वो फेल है जो किसी काम के पूरा होने को जाहिर नहीं करता, जैसे अकरम बीमार है, इन जुमलों में था और है, ऐसे फेल हैं जिनसे पढ़ने और लिखने, खाने पीने की चीज, किसी तरह काम के लिए जाने का तसव्वुर नहीं मिलता। जुमला फेलिया, जुमला फेलिया वो जुमला है जिसमें मुसंद अलैह इस्म हो और मुसंद फेल। जुमला फेलिया में फेल नाकिस की बजाय फेल ताम आता है, जिससे काम का तसव्वुर वाज़ा हो जाता है, जैसे हमीद दौड़ा और रशीद बैठा वगैरह जुमले हैं। ये थी ग्रामर, जिसमें हमने आज मुकालमा, खतूत, रोदात और डेफिनेशंस वगैरह की। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद मालूमात दूंगी। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें।